हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। तो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी उमंग में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था आपको व्यंजन के बारे में, कि व्यंजन 3 होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए थे उस दिन। अगर आपको स्पर्श व्यंजन समझ में नहीं आए हैं तो पुनः मेरी वीडियो देखिए और उसके बाद में फिर आज की वीडियो आप देखिए अंतस्थ व्यंजन की, क्योंकि जब तक आपको स्पर्श व्यंजन अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगे तब तक अंतस्थ व्यंजन की मेरी क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से पहुंचता रहे। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में कि क्या है अंतस्थ व्यंजन। देखिए, मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन का ही दूसरा भाग है। व्यंजन के 3 भाग मैंने बताए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन को। देखिए, परिभाषा के माध्यम से सबसे पहले समझते हैं कि क्या है अंतस्थ व्यंजन। जिनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। जिनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कि वे व्यंजन जिनको बोलने में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करती, वे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो आइए समझते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। आइए जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ स्पष्ट है कि इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। किनकी संख्या 4 है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको बता देना है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। भाई, ये तो पता आपको चल गया कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, मगर ये कौन से होते हैं आइए देखते हैं, समझते हैं। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 हैं। कौन कौन से हैं? य, कौन सा है? य, र, ल और व। य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। भूलिए नहीं बिल्कुल, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन से? य, र, ल, व। आइए देते हैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी इन अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। आपने सारे बुक्स में या और लोगों के मुंह से सुना होगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, बता दिया य, र, ल, व। आज मैं आपको कुछ नया बता रहा हूं इसी के बारे में कि ये जो य और वा है, ये जो य और वा है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अर्ध स्वर। ठीक है, ये तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते ही हैं, लेकिन इसको मैं अलग से बता रहा हूं कि ये जो य और व है, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्यों? इसको बोलने में ध्वनि कभी स्वर तो कभी व्यंजन के रूप में होती है। जब हम य और व को बोलते हैं तो ये जो ध्वनि निकलती है, ये कभी स्वर के रूप में निकलती है तो कभी व्यंजन के रूप में निकलती है। तो ये य और ये व क्या कहलाएंगे? अर्ध स्वर। ध्यान रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में, आपको 4 व्यंजन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें से अर्ध स्वर कौन से हैं, तो टिक कर दीजिए या पर और टिक कर दीजिए वा पर। ये क्या हो गए? अर्ध स्वर। अब मैंने इन चारों में या और वा को तो उठा लिया है, ये हो गए हैं अर्ध स्वर। अब बचा है हमारा र और बचा है ला। तो अब आप सोच रहे हो कि क्या ये भी कुछ होते हैं? जी हाँ, ये भी कुछ होते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये र, ये क्या है? ये र कहलाता है लुंठित। क्या कहलाता है? लुंठित। देखिए, इसको लिख देते हैं और आइए अब समझते हैं कि ये र जो है
ये लुंठित क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है। क्या करती है? जब हम र को बोलते हैं तो इसके उच्चारण में जो जीभ होती है, हमारे मुख में जो जीभ है, ये तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है। बोल के देखिए, रा रा रा, तालू से लुढ़क कर जीभ स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो र क्या कहलाया हमारा? लुंठित। क्या कहलाया? र लुंठित। य और व क्या कहलाए? हमारे अर्धस्वर। रा कहलाया लुंठित। अब आप सोच रहे होंगे कि य और व सर ने बता दिया, रा बता दिया है, अब बचा है ला। तो ला क्या होता है? आइए समझते हैं ला के बारे में। ये जो ला है ये क्या कहलाता है? ये रा भी कहलाता है। क्या? पार्श्विक। आइए लिख देते हैं पहले। ये ला जो है ये क्या कहलाया? पार्श्विक कहलाया। क्यों कहलाया पार्श्विक? क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाती है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, किसका? ला का उच्चारण करते हैं, तो हवा जो है वो जीभ के बगल से निकल जाती है। आइए बोल के देखते हैं, ला ला ला। जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो हवा जीभ के बगल से निकल जाती है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ला, वा। य, र, ला, वा। इसमें या और वा ये हो गया है अर्धस्वर। रा लुंठित कहलाएगा और ला पार्श्विक कहलाएगा। बच्चों, क्वेश्चन आता है परीक्षा में, बड़े बड़े कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 वर्ण आपको दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा लुंठित है, इसमें से कौन सा लुंठित है। तो आपको ध्यान रखना है कि लुंठित क्या कहलाता है? रा। लुंठित क्या होता है? रा लुंठित होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, भूलने वाली चीज नहीं है। रा क्या है? लुंठित है। ला क्या है? पार्श्विक है। और या और वा क्या है? अर्धस्वर है। तो मुझे उम्मीद है कि अंतस्थ व्यंजन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब समझते हैं ऊष्म व्यंजन को। तो बच्चों, आइए समझते हैं ऊष्म व्यंजन को कि ऊष्म व्यंजन क्या कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी या घर्षण या ऊष्मा सी पैदा होती है। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी पैदा होती है, वे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन ऊष्म कहलाते हैं? जिनको बोलने से मुंह में रगड़ खाने के बाद एक गर्मी सी पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन ऊष्म कहलाते हैं, यानी ये व्यंजन गर्म भी कहला सकते हैं, इनको गर्म भी कह सकते हैं। ये आपकी समझ के लिए है, आपके याद रखने के लिए है। कौन कौन से होते हैं ये व्यंजन जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं? देखिए, आइए समझते हैं। श क्या है? श, श, सा और ह। स, सा, ह। स, सा, ह। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब हम इनको मुंह से बोलते हैं तो मुंह में रगड़ खाने के बाद हवा में एक ऊष्मा सी उत्पन्न होती है, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन से? स, स और ह। याद रखिए इनको। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स, स, ह। स, स, ह। स, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, आइए समझते हैं ऊष्म व्यंजन के बाद में संयुक्त व्यंजन को कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। जिस तरीके से ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 हैं, उसी तरीके से संयुक्त व्यंजन भी संख्या में 4 हैं। कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये संख्या में 4 हैं। कौन से? संयुक्त व्यंजन। ये एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं। देखिए कैसे बने हैं एक से अधिक व्यंजनों के मेल से, आइए समझते हैं। मैंने पहला उठा लिया है छ, ये मैंने यहां पर लिखा है छ।
अब हम इस छ को तोड़ते हैं, इसका विग्रह करते हैं। तो देखिए ये कैसे बनता है। ये बनता है क में नीचे देखिए हलंत लगी हुई है, क में नीचे हलंत लगी हुई है, आधा क प्लस श, आधा का और श के मेल से बनता है छ, आधा का और श के मेल से बनता है छ। तो ये क्या हो गया, पहला संयुक्त व्यंजन हो गया छ। इस छ से एक शब्द मैंने बनाया, वो बनाया क्षत्रिय। क्या बनाया, क्षत्रिय। देखिए इस छ को जब हम तोड़ रहे हैं तो इस तरीके से यहां पर टूट रहा है, क आधा क नीचे हलंत लगी हुई है और प्लस श, तो इसके मेल से बन गया छ और इस छ से बन गया एक शब्द क्षत्रिय। ठीक है। आइए दूसरा व्यंजन है त्र। क्या है, त्र। तो इस त्र को देखते हैं, ये त्र कैसे बनता है। ये त्र तो ये बनता है आधा ता, देखिए नीचे हलंत लगी हुई है ता में, आधा ता प्लस र, आधा ता और रा के मेल से बनता है त्रा। इस त्रा से भी हमने एक शब्द बनाया, कौन सा, त्रिशूल। क्या बनाया, त्रिशूल। किससे, इस त्रा से हमने एक शब्द बनाया त्रिशूल। आप बहुत से शब्द बना सकते हैं इसी प्रकार, छा से भी और त्रा से भी। सोचिए और शब्दों को बनाइए। ये हो गया छा, यह हो गया त्र, अब हो गया हमारा ज्ञ। क्या हो गया, ज्ञ। देखिए ज्ञ कैसे बनता है, ज्ञ को देखते हैं। ये हो गया ज, ये हो गया ज, ज के नीचे देखिए हलंत लगी हुई है और प्लस वहां, प्लस वहां, ज और प्लस वहां मिलके बन गया ज्ञ। क्या बन गया, ज्ञ। इस ज्ञ से हमने एक शब्द बनाया ज्ञानी। क्या बनाया, ज्ञानी। दूसरा शब्द बना सकते हैं ज्ञान, तीसरा बना सकते हैं ज्ञानचंद्र, ऐसे ही तमाम सारे शब्द बन सकते हैं जो आप बनाइए। अगला हो गया है हमारा श्र। ये जो संयुक्त व्यंजन है अगला हमारा क्या हो गया, श्र। इस श्र को आइए तोड़ते हैं। इस श्र को जो हमने तोड़ा तो कैसे तोड़ा और क्या बना, देखिए श्र, श और र के मेल से बना है। देखिए श में नीचे हलंत लगी हुई यानी आधा श और प्लस र, श और र के मेल से बन गया हमारा श्र। क्या बन गया, श्र। इस श्र से हमने एक शब्द बना दिया श्रम। क्या बना दिया, श्रम। दूसरा शब्द बना सकते हैं श्रमिक, दूसरा बना सकते हैं श्रमिक, तीसरा भी बना सकते हैं श्रेष्ठ। तो बहुत से शब्द बन सकते हैं जिसको आप बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स, स, सा और हा। स, स, सा, हा, स, स, सा, हा। ये हो गए ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हो गए छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो बच्चों अब आइए समझते हैं उच्छिप्त व्यंजन को कि उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं। तो बच्चों आइए समझते हैं उच्छिप्त व्यंजन को कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। देखिए उच्छिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीव पहले ऊपर उठकर, जिनके उच्चारण में जीव पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे, जिनके उच्चारण में जीव पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये व्यंजन कौन से होते हैं, ये व्यंजन दो हैं, कौन से, डा और ढा। कौन से होते हैं, डा और ढा। तो ध्यान रखिए उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, डा और ढा, ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आ गया है आपका उच्छिप्त व्यंजन के बाद में द्वित्व व्यंजन। समझते हैं द्वित्व व्यंजन को कि क्या होते हैं द्वित्व व्यंजन। बच्चों जब एक स्वर रहित व्यंजन, ध्यान दीजिए, जब एक स्वर रहित, इस शब्द पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब एक स्वर रहित व्यंजन, यहां पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन से स्वर रहित व्यंजन है, कौन से स्वर सहित व्यंजन है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में अपने बता चुका हूं। देखिए जब एक स्वर रहित व्यंजन, ये जो मैंने चा लिखा है ये स्वर रहित व्यंजन है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे स्वर रहित व्यंजन है, तो अपने दिमाग पर जोर डालिए। जब मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जिन वर्णों में नीचे हलंत लगी होती है, जिन वर्णों में नीचे हलंत लगी होती है, तो
इनमें आ शामिल नहीं होता है, इसमें आ जो स्वर है वो शामिल नहीं है। ये आधा वर्ण है, ये आधा वर्ण है, ठीक है। ये जो चा है नीचे हलंत लगी हुई है तो ये आधा वर्ण है, और प्लस मैंने लिखा है च, इसके नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब इसमें आ शामिल है। तो जिसमें आ शामिल नहीं है मतलब स्वर शामिल नहीं है वो स्वर रहित हो गया, और जिसमें स्वर शामिल है वो स्वर सहित हो गया। तो इसमें स्वर शामिल नहीं है और इसमें स्वर शामिल है। ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। अब हमने इन दोनों को मिला दिया। देखिए इसके नीचे लगी हुई है ये हलंत, ये हलंत दिख रही है आपको, इसलिए ये आधा चा कहलाएगा, आधा चा हो गया। इसके नीचे कोई हलंत नहीं है, इसके साथ आ जुड़ा हुआ है, ये पूरा चा हो गया। तो क्या कहलाया ये? चिच। क्या? चिच। क्या? चिच। अब हम इस चिच का एक शब्द बना रहे हैं। क्या शब्द बनाया? बच्चा। क्या? बच्चा। क्या? बच्चा। ये इसका मैंने एक शब्द बना दिया। दूसरा उदाहरण मैंने आपको समझाया है क। इस का के नीचे भी मैंने हलंत लगाई हुई है, ये आधा का कहलाया, और इसके नीचे कोई हलंत नहीं है, ये पूरा का कहलाया, और इसके साथ में आ शामिल है। ये हो गया स्वर रहित और ये हो गया स्वर सहित। स्वर रहित और स्वर सहित, जैसा कि इस डेफिनेशन में मैंने आपको समझा दिया है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, देखिए ये स्वर रहित व्यंजन है, ये स्वर सहित अपने समरूपी मतलब समान रूप ही तो है, ये भी च है, ये भी च है, बस ये आधा च है, ये पूरा च है। समरूपी का मतलब यही है कि समान रूप से स्वर सहित व्यंजन से जब एक स्वर रहित व्यंजन समान रूप से स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो जो बनता है वो क्या कहलाएगा? द्वित्व व्यंजन। ये हो गया क, ये हो गया क, आधा का पूरा का कक। क्या हो गया? कक। इससे एक शब्द बना सिक्का। क्या बना? सिक्का। एक और उदाहरण मैंने आपको दिया है, आधा ता और प्लस ता, यानी ता के नीचे हलंत लगी, आधा ता हो गया, ये पूरा ता हो गया, मिलकर बन गया तत्। क्या बन गया? तत्। ये आधा ता और ता, इससे मैंने एक शब्द बनाया। क्या बनाया? गत्ता। क्या बनाया? गत्ता। दूसरा शब्द भी आप बना सकते हैं, पत्ता। पत्ता बना सकते हैं, ठीक है। बहुत से शब्द इसी तरीके से बन जाएंगे, वो आप बनाइए। और ये हो गया उच्छिप्त व्यंजन, डाढ़ा हो गया उच्छिप्त व्यंजन, और द्वित्व व्यंजन हो गए हमारे वो व्यंजन जो स्वर रहित व्यंजन अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो द्वित्व व्यंजन का निर्माण करता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये क्लास? अगर आपको मेरी आज की ये क्लास पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुंचे, हर जरूरतमंद तक ये क्लास पहुंचे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।